हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सेमिस्टर 2 का, खासतौर से वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 11 सेमिस्टर 2 कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल कंट्रोल। उसके अंदर हमने ऑलरेडी जो लेवल है, स्टोर लेवल जो है, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। जो स्टोर्स का जो डिफरेंट स्टॉक लेवल है उसके बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है ईओक्यू और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और हमारे साथ साथ में करते रहो, तो आपको इजीली समझ में आ भी जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा बहुत थियोरिटिकल पोर्शन भी हमने यहाँ डिस्कस कर दिया है। ईओक्यू है क्या, उसका क्या मतलब फैक्टर्स वगैरह क्या है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए आप लोग जरूर इसको भी फॉलो करो और जो नोट्स हमने यहाँ दिया है डिस्कस करेंगे उसको भी आप लोग नोट कर लो अपना कॉपी में। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करें। चलिए, पहले हम आते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू। ईओक्यू है क्या एक्चुअल में, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले समझे। ठीक है बच्चों, तो ईओक्यू है क्या, इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या बोला गया है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू, शॉर्ट फॉर्म में ईओक्यू बोला जाता है। ईओक्यू refers to the optimum amount of an item that should be ordered at any given point in time such that the total annual cost of carrying and ordering that item is optimized। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसको बोला भी जाता है ईओक्यू इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज द ऑप्टिमम लॉट साइज। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि हम ऐसे क्वांटिटी एक एक बार में ऑर्डर प्लेस करें, क्वांटिटी इतना क्वांटिटी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे कि भाई हमारा साल में जो कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है मटेरियल परचेज करने के लिए, उसको प्रोक्योर करके लाने के लिए, मतलब लाने के लिए, तो वो जो कॉस्ट है और वो पूरा साल जो स्टोर में हम रखेंगे, स्टोरिंग का जो कॉस्ट है, वो सब कुल मिला के जो खर्चा, जो मिनिमम खर्चा हो, ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि मिनिमम खर्चा हो। ठीक है बच्चों, तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब एक ऑर्डर क्वांटिटी, जितना ऑर्डर हम हर टाइम करेंगे जिसके कारण हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है पूरा साल का, और जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है और कैरिंग कॉस्ट जो है पूरा साल का, वो ऑप्टिमम हो और मिनिमम हो। यहाँ पे ऑप्टिमम का मतलब होता है मिनिमम करना, कितना मिनिमम हम खर्चा करके ये मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसको बोला जाता है ऑप्टिमम लॉट साइज। मतलब एक एक लॉट में जो हम खरीदेंगे उसी लॉट साइज को ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे ईओक्यू और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। नाउ देखो, अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमको कैलकुलेट करना है, कुछ फैक्टर्स इसके ऊपर इन्वॉल्व है। कौन कौन फैक्टर्स है, कौन सा फैक्टर्स है जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना होगा उसके ऊपर ये ईओक्यू डिपेंड करता है जिस फैक्टर के ऊपर। नंबर 1 ए हो गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए कितना खर्चा होता है उसके ऊपर। नंबर 2 है आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जो स्टॉक है वो मेंटेन करके रखेंगे पूरा साल, उसको रखना है स्टोर में, उसके लिए जो खर्चा पड़ेगा उसको बोलेंगे हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑर्डरिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री कॉस्ट के बारे में एक एक करके हम समझ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम आए ऑर्डरिंग कॉस्ट। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में हमने अभी आपको बताया था, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, तो जो ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेटिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर, कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए, सामान खरीदने के लिए जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स आर टर्म्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब मटेरियल परचेज करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। जब ऑर्डर प्लेस करेंगे वो मटेरियल हमारे घर तक आएगा, मतलब उसके लिए जो जो खर्चा होता है, मटेरियल लाने का जितना खर्चा है, किराया लगेगा भाई, रेंट लगेगा, आपका घर तक लाने के लिए फ्रेट लगेगा, फिर आपका ऑर्डर प्लेस करने के लिए कुछ अलग अलग ऑर्डर पर्पस में खर्चा भी होता है। वो सब खर्चा हो, क्या क्या खर्चा होता है वो नीचे हमने बताया है, उसको भी हम बोल देते, डिस्कस कर देते। तो ये सब खर्चा कुल मिला के जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो इस ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आइटम इन्वॉल्व है हम देख लेते हैं। एक होता है
प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, भाई परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ खर्चा होता है क्योंकि पेपर वगैरह है, फिर एम्प्लॉई इन्वॉल्व होना है, तो इसका एक खर्चा है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल, जब मटेरियल हमने परचेज किया उसको घर तक लाने के लिए जो फ्रेट वगैरह लगेगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स। आया समझ में। नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो डॉक्यूमेंटेशन हमको करना पड़ता है उसके लिए भी कुछ खर्चा होता है। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो अभी फ्रेट वगैरह बताया वही है, दूसरे तरीके से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी हो गया, जो मटेरियल आएगा उसके लिए ट्रक में लाना पड़ेगा या छोटा कार में लाना पड़ेगा तो उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नेक्स्ट और क्या कॉस्ट इनकर हो सकता है, जैसे एडिशनल कॉस्ट फ्रीक्वेंट और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, अगर बार बार हम ऑर्डर करेंगे छोटा छोटा तो बार बार ऑर्डर के लिए फ्रीक्वेंट कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाता है। और वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर इन इंटरनली, अगर गुड्स अगर अपना घर में ही सब कुछ बनता है, देन द सेटअप एंड टूलिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन रन। ठीक है, जो प्रोडक्शन के लिए जो जो रॉ मटेरियल हमने बाहर से ना लाके अगर हम घर में अपना ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए जो सेटअप कॉस्ट पड़ता है, जो टूलिंग कॉस्ट पड़ता है, उसको भी हम यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट हम आते हैं नाउ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जो सेकंड फैक्टर है हमारा। फर्स्ट फैक्टर था ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेकंड फैक्टर है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग मटेरियल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द same all throughout the year are known as inventory carrying cost. The following expenses are generally included in this cost. क्या होता है कि भाई मटेरियल को पूरा साल में अपना स्टोर में स्टोर करके रखना है और जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरह से हमको उसको इशू करना है। अब देखिए स्टोर करके रखेंगे तो उसके लिए काफी सारे खर्चा जुड़ जाते हैं उसके साथ। चलिए देखते हैं क्या क्या खर्चा इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक होता है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट के अंदर क्या है, रेंट, जो आपने स्टोर जो लिए हैं किराए पे लिए, रेंट पे लिए, उसको रेंट देना पड़ेगा स्टोर हाउस का। फिर उसका लाइटिंग का खर्चा है, उसका हीटिंग का खर्चा है, रेफ्रिजरेशन में रखना है तो रेफ्रिजरेशन का खर्चा पड़ेगा, एयर कंडीशनिंग, वहाँ पे अगर ठंडा रखना है तो फिर एयर कंडीशनिंग बंदोबस्त करना पड़ेगा, ये सब खर्चा आएगा इसके अंदर स्टोरेज कॉस्ट में। नेक्स्ट आता है स्टोर स्टाफिंग। स्टोर में कुछ लोग भी तो काम करेगा, स्टोर मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं क्योंकि स्टोर का जो काम है वो काम रनिंग रखने के लिए काम करने के लिए स्टोर कीपर हो गया, उसके साथ कुछ लेबर वगैरह भी रखना पड़ेगा, उसके लिए जो खर्चा पड़ेगा उसको हम बोलेंगे स्टोर स्टाफिंग का खर्चा। ठीक है, और इक्विपमेंट वगैरह जो है उसका मेंटेनेंस का कुछ खर्चा ये आता है। नेक्स्ट होता है हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑडिट, जो स्टोर में कितना पड़ा हुआ है बार बार उसको चेक करना है, फिजिकली चेक करना है, उसके लिए बार बार साल में काफी बार ऑडिट का बनता है, साल में एक बार ऑडिट होता है, एक बार या बीच बीच में ऑडिट होता है, तो उसके लिए क्या होगा, खर्चा पड़ेगा, वो भी खर्चे इसके साथ जुड़ेंगे। नाउ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो खर्चा करके जो पैसा हम लोन लाके यहाँ इन्वेस्ट किए हैं मटेरियल खरीदने के लिए, तो उस पैसे के ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर, उस कॉस्ट, उस कैपिटल के ऊपर हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इसलिए वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी यहाँ जुड़ेगा। नेक्स्ट होता है ऑब्सोलेंस एंड डिट्रॉयशन कॉस्ट। कभी कभार क्या होता है कुछ मटेरियल जो है ऑब्सोल्यूट होता है, ऑब्सोलेंस हो जाता है, तो उसका जो कॉस्ट है उसको भी हम ये कैरिंग कॉस्ट के अंदर जोड़ देंगे। नेक्स्ट होता है इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी कॉस्ट। जो देखिए अगर स्टोर में मटेरियल पड़ा हुआ है उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, गोडाउन इंश्योरेंस करते हैं, तो गोडाउन इंश्योरेंस के लिए हमको इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है, वो खर्चा भी यहाँ जाएगा। और दूसरी बात है ये स्टोर को सिक्योर रखने के लिए कुछ सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व होता है, सिक्योरिटी एम्प्लॉय करना पड़ता है, उसके लिए भी कॉस्ट बियर होता है, तो वो सिक्योरिटी कॉस्ट में भी आ जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या होता है कॉस्ट ऑफ मनी टाइड अप इन इन्वेंट्री। देखिए कितना अमाउंट हमारा स्टॉक के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो मटेरियल हमने खरीद के लाए हैं उसके लिए पैसा लगा ना, तो जो पैसा है वहाँ बिल्कुल वहाँ ब्लॉक होके रखा है, उसका अगर हम कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो उसके लिए हमारा रिटर्न हो जाता, तो कॉस्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। और होता है पिलफरेज एंड डैमेज। कभी कभार पिलफरेज हो जाता है, लीकेज होकर निकल जाते हैं या कुछ डैमेज हो जाता है, हो सकता है कि नॉर्मली है, हो सकता है, तो नॉर्मली वो पिलफरेज और डैमेज का जो कॉस्ट है उसको भी हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के अंदर जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपका एग्जाम में ऐसा आया कि भाई इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, तो डेफिनेशन आप लिखेंगे, इसके अंदर क्या क्या कॉस्ट जुड़े हुए हैं, क्या क्या आइटम कॉस्ट जुड़े हुए हैं, तो ये आप ये
इसको लिखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके अंदर इस टाइप का थ्योरी आपका आ सकता है। तो इसलिए आप लोग जरूर इसको कॉपी में अपना लिख के रखिए कि आपके लिए फिर फायदा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम आगे बढ़े। चलिए फिर देखिए, ईओक्यू बनाने के लिए, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ एजम्पशन कर लेना पड़ा, क्योंकि हर स्थिति सेम नहीं रहेगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एजम्पशन के बेस में हम ये ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या एजम्पशन हमने लिए हैं? एंटिसिपेटेड यूसेज इन यूनिट्स ऑफ मटेरियल फॉर द पीरियड इज यूनिफॉर्म एंड अननोन। एक्चुअली क्या है कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा साल में जो मटेरियल हम यूज करेंगे, रॉ मटेरियल जो हम यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए, वो लगभग यूनिफॉर्मली पूरा साल में क्वांटिटी एवरेजली मंथ में या मंथ में या वीकली जो एवरेज कंजम्पशन है वो वीकली या मंथली या डेली जो यूज होगा वो एवरेज यूनिफॉर्मली यूज होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि साल में किसी टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करेंगे, किसी टाइम पे कम यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा साल में सेम यूनिट से हम यूज करेंगे एवरेजली, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा लेकिन एवरेज वही रहेगा। नेक्स्ट होता है लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट एंड इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो लीड टाइम जो है मतलब मटेरियल परचेज करने का जो टाइम है, गैप जो है, वो गैप टाइम कांस्टेंट है, मतलब 4 दिन लगे, 3 दिन लगे, 2 हफ्ता लगे, 2 महीने लगे, वो कांस्टेंट मान के हम चलते हैं, क्योंकि रियल केस में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में तो बहुत चेंजेबल हो सकता है, सिचुएशन वाइज काफी चेंजेस आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एजम्पशन कर लेते कि भाई ये इक्वली टाइम रहेगा, लेकिन उसके लिए लाने के लिए जो टाइम लगेगा वो 0 भी नहीं होगा, 0 से ज्यादा टाइम ही लगेगा लीड टाइम। नेक्स्ट हम आते हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज नोन एंड इट्स कांस्टेंट। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट जो है हमने ले लिया कि भाई पूरा साल में जो कॉस्ट है, कॉस्टिंग पर यूनिट कॉस्ट जो है पड़ेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो हमको पता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफर तो करता ही है, प्राइस बढ़ता रहता है या घटता है। तो लेकिन हमारा ये ईओक्यू कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये एजम्पशन कर लिए हैं। नेक्स्ट होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम नोन एंड कांस्टेंट। ये भी हमने कांस्टेंट पकड़ लिया कि भाई कांस्टेंट पूरा साल में जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगा, बार बार जो ऑर्डर करेंगे सेम खर्चा होगा, और जो मटेरियल जो कैरिंग कॉस्ट होगा वो भी आपका पूरा साल में सेम रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, द क्वांटिटी ऑर्डर्स इज डिलीवर्ड वेरी क्विकली आफ्टर मेकिंग परचेज ऑर्डर। मतलब यहाँ पे हम ये पकड़ के चलते हैं कि जैसे हम परचेज ऑर्डर बनाया, सप्लायर को दिया और तुरंत उसने मटेरियल भेजने की बंदोबस्त कर दिया और मटेरियल भेज दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन एंड सेल्स कैन बी फोरकास्ट परफेक्टली। डेफिनेटली अगर आपको पूरा साल में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, उसका अगर पूरा साल का एजम्पशन आप करेंगे कि इतना क्वांटिटी लगेगा, तो इसलिए हमको प्रोडक्शन और सेल्स कितना होगा पूरा साल में, उसका भी फोरकास्ट परफेक्टली हुआ है, ये हम मान के चलेंगे कि आगे जाके कुछ ज्यादा कंजम्पशन ना हो या कम कंजम्पशन ना हो, इसके बारे में हमको बिल्कुल ध्यान है, और वो हमने परफेक्टली फोरकास्ट की है, ये अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्वांटिटी डिस्काउंट आर नॉट अलाउड। मतलब क्या होता है, कभी कभार हमने अगर ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो सप्लायर है वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए डिस्काउंट देता है ना। मानो कि हमने ज्यादा क्वांटिटी खरीदा तो 5% डिस्काउंट दे दिया प्राइस में। ये चीज हम यहाँ जब ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम यही मान के चलेंगे प्राइस हम जितना क्वांटिटी में खरीदे प्राइस इसका सेम रहेगा, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारा यहाँ डिस्कस करने के लिए हमने ये एज्यूम कर लिया कि भाई प्राइस ऑलवेज सेम रहेगा, क्वांटिटी अगर ज्यादा खरीदे या कम खरीदे, रेट पर यूनिट ऑलवेज बीइंग सेम। ठीक है बच्चों, ये है हमारा थियोरेटिकल पार्ट, आपको समझ में आया होगा। आप जरूर इसको कॉपी में नोट करके रखिए और याद भी कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम आगे जाके आपका जो ईओक्यू हमने बोल रहे हैं, ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज है, वो कुछ फॉर्मूलाज है, मतलब एक ही ईओक्यू का फॉर्मूला, उसके साथ जुड़े हुए कुछ और भी फॉर्मूलाज है, वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला के बारे में। फिर उसके बाद हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ, मजा आया? चलिए फिर हम आगे बढ़े, आप लोग भी साथ साथ में चलते रहिए। चलिए।
अब हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है मतलब ईओक्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला वगैरह है और कैसे फॉर्मूला के थ्रू हम ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू, इसका शॉर्ट फॉर्म है ईओक्यू और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो ईओक्यू और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? √2 इंटू डी इंटू ओ बाई सी आई। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ देखेंगे डी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डी का मतलब होता है एनुअल डिमांड। डी का मतलब होता है एनुअल डिमांड, ठीक है, और एनुअल कंजम्पशन। नेक्स्ट होता है ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस करके आ चुके हैं पिछले। ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और सीआई का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पूरे साल में 1 यूनिट अगर हम पूरा साल उसका कैरिंग करें, उसको कैरी करने के लिए जो कॉस्ट पड़ता है उसको हम बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट पर एनम। ठीक है बच्चों, ये है हमारा ईओक्यू का फॉर्मूला और इसी फॉर्मूला को आपको जस्ट याद रखना है। बहुत ज़्यादा टफ ये नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर से, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से ये फॉर्मूला याद रखना है और साथ साथ में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन तो रहेगा ही प्रॉब्लम में, आपको समझना है और सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, तो आप नेक्स्ट हम देखें नंबर ऑफ ऑर्डर। पूरा साल में कितना नंबर ऑर्डर हम बनाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनुअल कंजम्पशन, जितना एनुअली खर्चा होता है आपका, और बाई ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी जितना है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। अगर दो ऑर्डर के बीच में कितना गैप रहेगा, मतलब एक ऑर्डर प्लेस करने के कितने दिन बाद या कितने महीने बाद, कितना हफ्ते बाद या कितने दिन के बाद हम दूसरा ऑर्डर प्लेस करेंगे, मतलब वो गैप क्या रहेगा वो यहाँ बताया गया है। अगर मंथ में हो जाए तो 12 मंथ, या डेज में करेंगे तो 365 डेज, या वीक में करेंगे तो 52 वीक्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। जितना ऑर्डर नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो भाई साल में जो ऑर्डर हो रहा है उसका एक ऑर्डर के बीच में दूसरे ऑर्डर, 1 से 2 ऑर्डर, मतलब ये दोनों ऑर्डर के बीच में जो गैप होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना सारे हम चीज बता दिए, लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा हम इतनी टाइम क्या बोलते रहे आपको। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए आप लोग भी साथ साथ में करते रहिए। चलिए स्क्रीन पे देखिए, आपका एक प्रॉब्लम हमने ले ली है जो कि 2019 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 11 फाइनल में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं क्या बोला गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको ईओक्यू और नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करना है। अब बताया क्या गया है आपको, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स पर क्वार्टर। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एनुअली कितना कंजम्पशन होता है वो चाहिए, और हमको यहाँ दिया गया है क्वार्टरली कितना कंजम्पशन वो दिया गया है। इसका मतलब है साल में कितना क्वार्टर होता है भाई, साल में 4 क्वार्टर होता है। तो हर क्वार्टर में अगर हम 3000 करके कंज्यूम करें तो पूरा साल में कितना करेंगे, जरूर 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे एनुअल कंजम्पशन क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक करके हम लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो एनुअल कंजम्पशन, आप लोग भी साथ साथ करते रहिए, एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन कितना है, एनुअल कंजम्पशन जिसको हम बोलेंगे ए, दैट इक्वल टू कितना होगा 3000 kg इंटू, एक क्वार्टरली है तो इंटू साल में कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
12,000 kg। ठीक है बच्चों, फिर हमको क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी हम लिख लेते हैं यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जिसको हम क्या बोलेंगे, ओ, दैट इक्वल टू दिया हुआ है आपको रुपीज कितना, 200। ठीक है बच्चों, रुपीज 200 दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, मेटीरियल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। चलिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट लिख के ही करते हैं, फिर आपका मत समझ में इजी हो जाएगा। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, हम इसको क्या बोलेंगे, सी आई। ठीक है, सी आई इक्वल टू क्या होगा, जितना आपका प्राइस है, जैसे 6 रुपीज है और इसका कैरिंग कॉस्ट कितना 20%, तो हम क्या करेंगे, ₹6 इंटू 20%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 1.2, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज 1.2। ठीक है बच्चों, आपको जो चाहिए था ओ, ए एंड सी आई आपको मिल गया है। अब हम फॉर्मूला बैठाएंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो फिर ईओ क्यू का फॉर्मूला बैठा देते हैं। ईओ क्यू और इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम शॉर्ट में लिखते हैं, ईओ क्यू। अब तक आपको तो याद हो गया होगा ईओ क्यू का क्या मतलब है, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं ईओ क्यू। ईओ क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी आई। ठीक है बच्चों, तो इसी हिसाब से हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते रहे, फिर आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम साइड में ही कर देते हैं, ऐसे साइड में ही करते हैं। चलिए चलिए, तो 2 इंटू ए का मतलब कितना, 12,000 एंड ओ का मतलब कितना 200 एंड सी आई का मतलब कितना 1.2। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखिए एनुअल कंजम्पशन ये हो गया आपका 12,000, दैट इज ए, और ओ सॉरी, हमने वहां पे डी डी बोला था आपको, है ना, तो डी लिखते हैं, करिए कोई बात नहीं, इसको ए के जगह हम इसको डी करते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला में लिखा है उसी को लिखे, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। चलिए डी, तो फिर यहाँ भी हम फॉर्मूला में थोड़ा सा इसको डी कर देते हैं, ये हो गया आपका डी। ठीक है, तो फिर आपका डी हो गया 12,000 और ओ हो गया 200 और सी आई हो गया आपका 1.52। ठीक है बच्चों, तो फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, हम देख लेते हैं कितना आता है ये। चलिए कैलकुलेट करें, ये देखिए 1.2 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट एक हटाएंगे, वहां ऊपर एक जीरो आ जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो मतलब 10,000 इंटू टू दैट इज 4, दैट इज हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर 4 जीरो, तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 4 2 6, तो मतलब आपका 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर कितना आ जाएगा, इसको अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा आपका, इसको अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 200, 3 जीरो आएगा, 2000 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो आपका ईओ क्यू कितना हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी हो गया 2000, और ये यूनिट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे, क्योंकि ये केजी में दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे केजी।
तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी हो गया 2000 kg। ठीक है बच्चों, आया समझ में, क्लियर हुआ? चलिए फिर हमको और एक क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है, चलिए लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इन द ईयर और इन ए ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर लिख देते हैं, नंबर ऑफ ईयर पर ऑर्डर पर ईयर और पर एनम कितना होगा, क्या फॉर्मूला है आपको, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। तो एनुअल कंजम्पशन आपका कितना है, 12,000 है। EOQ कितना है आपका, देखिए 2000 है, ये भी केजी में है, ये भी केजी में है, तो कितना आ जाएगा, केजी और ये भी केजी। तो आगे आपका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 टाइम्स, यहाँ हम क्या लिखेंगे, टाइम्स लिखेंगे, 6 बार हम साल में ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? दोबारा हम इसको बता दें, बिल्कुल इजी सम से, आप देखिए 2019 में सम्स एग्जाम में आया था और इसके लिए मार्क्स अलॉट था 4 मार्क्स और आपको इजीली ये 4 मार्क्स मिल जाएगा। इस बार भी आपका जो एग्जाम होने वाले हैं सेकेंड सेम में आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में या इसके साथ और कुछ जोड़ के 5 मार्क्स में भी आपको दिया जा सकता है। तो इसलिए ये बिल्कुल इजी है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या बताया गया आपको, एनुअल डिमांड हमने निकाल लिए हैं, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर हमने इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद EOQ का फॉर्मूला बैठा दिए, 2 × D × O by CI रूट करके, फिर इसके बाद वैल्यू पुट किए, फटाफट आपका वैल्यू आ गया, EOQ आपका कैलकुलेशन हो गया, फिर नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर और पर एनम, जो कि एनुअल कंजम्पशन को EOQ क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा कितने बार हम साल में ऑर्डर करेंगे। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट सम्स। आपको जरूर समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो फायदा देने वाले हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपका फायदा हो रहा है, आपका मनोरंजन हो रहा है, मनोरंजन का मतलब आपको पढ़ाई का जो इच्छा है उसका मनोरंजन की बात हम कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दे कि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ ऐसे प्रॉब्लम लेंगे और लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।